जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन में हम रचनावादी प्रतिमान को जानेंगे। रचनावादी प्रतिमान क्या है, इनके बारे में जानने के साथ साथ इनके विशेषता, इनके महत्व, आज के परिप्रेक्ष्य में ये कितना प्रासंगिक है, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं रचनावादी प्रतिमान। रचना का पहले अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। रचना अर्थात निर्माण करना, रचना अर्थात बनाना, रचना अर्थात सृजनशील कार्य, अर्थात जाने अनजाने में हम किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी चीज का या अन्य अनेक प्रकार की वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं। तो निर्माण कैसे करते हैं? हम पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। कि जैसे मुझे कागज से कुछ वस्तुएं बनाना है, कागज से मुझे कुछ वस्तुएं बनाना है, जैसे कि मेंढक बनाना है, कमल का फूल बनाना है या और कुछ बनाना है, तो वो कहलाएगा रचना अर्थात निर्माण। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर नए वस्तु का निर्माण करना ही रचना कहलाता है। जैसे बालक बचपन में क्या करते हैं, बालू अर्थात रेत से क्या करते हैं, खेलते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो एक प्रकार से वहां पर हो गया उनका रचना। कौन सा रचना किए? मंदिर का निर्माण किए। ठीक उसी प्रकार अनेक प्रकार के खिलौने मिट्टी से बनाते हैं बच्चे, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया रचनावादी प्रतिमान, अर्थात रचनावादियों ने क्या क्या प्रतिमान बताए हैं कि बालक कैसे सीखते हैं, उसी के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और रचना के संदर्भ में देखा जाए तो रचना हम दैनिक जीवन में कुछ न कुछ रचना का निर्माण करते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम पूर्व ज्ञान के आधार पर ही खाना बनाते हैं और वह खाना अच्छा बनता है ना। बच्चे क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही लिखते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे वाक्यों को पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं जिनका सामना नहीं हुआ रहता है। यह भी एक प्रकार का रचना ही है ना। उसी प्रकार बालक अपने ज्ञान का निर्माण पूर्व ज्ञान के आधार पर करते हैं। तो आइए बहुत से मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने क्या कहा है, इन्हीं के बारे में जानते हैं रचना के संबंध में, अर्थात रचनावाद के संबंध में। तो पहला है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है जैविकता तथा विकास अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर कहा जैविकता तथा विकास। जैविकता अर्थात जीव से संबंधित है, विकास अर्थात मनुष्य के अंदर जो विकास होता है ना, बुद्धि में विकास या अन्य कामों में विकास, कौशलता में विकास। तो जैविकता तथा विकास सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर कहा है तथा बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उन्होंने कहा जैविकता तथा विकास अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यहाँ पर शिक्षक द्वारा ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चे ज्ञान का निर्माण वह स्वयं करते हैं, अर्थात वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जीन पियाजे महोदय ने कहा और इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताया है। और कहा जाए कि रचनावाद प्रतिमान को सबसे पहले देने का श्रेय जीन पियाजे को कहा जाता है, जीन पियाजे को ही कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं ब्रूनर महोदय ने क्या कहा है, बच्चे वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचार का निर्माण करते हैं। इसका पहला यह कहना है कि बच्चे वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचार का निर्माण करते हैं। यह भी बिल्कुल सत्य है। आज हमारे मन में जो वर्तमान ज्ञान है, उन्हीं ज्ञान के आधार पर हम नए नए विचारों को क्या करते हैं, गढ़ते हैं, नए नए विचारों को जानते हैं और नए नए विचारों का निर्माण करते हैं। तो हम पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वर्तमान ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, नए विचार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ब्रूनर ने कहा और साथ ही कहा उन्होंने प्रक्रिया चयन
वर्गीकृत करना आदि। तो इस प्रकार हम नए ज्ञान के आधार पर किसी प्रक्रिया को समझते हैं, अर्थात वर्तमान ज्ञान के आधार पर हम प्रक्रिया को समझते हैं कि वह किस प्रक्रिया के तहत संपन्न होगा। हम ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, चयन करते हैं, निर्णय लेते हैं, अर्थात वर्तमान ज्ञान के आधार पर ही हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। परिकल्पना, परिकल्पना का तात्पर्य यह होता है किसी समस्या का संभावित उत्तर, किसी भी प्रश्न का संभावित उत्तर आदि से अर्थ निकालना और साथ ही कह वर्गीकृत करना। तो इस प्रकार हमारे पास जो वर्तमान ज्ञान है, वर्तमान में हम जो कुछ जानते हैं उन्हीं ज्ञान के आधार पर हम नए विचार देते हैं या नए विचार हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ब्रूनर ने कहा। नेक्स्ट आइए, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद अंतःक्रिया द्वारा बालक अर्थ निर्माण करते हैं, ज्ञान का सह-निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यह कहा कि सामाजिक रचनावाद, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और समाज में ही वह क्या कर सकता है, रचना कर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि अंतःक्रिया द्वारा बालक अर्थ निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि जब बालक सामाजिक प्राणी है तो समाज के अन्य लोगों से वह बातचीत करेगा, बातचीत करते हुए वो क्या करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो वह ज्ञान का निर्माण करते हैं और ज्ञान क्या होता है, सह निर्माण, अर्थात हम अकेले उसको नहीं कर सकते। इस प्रकार से उन्होंने कहा और अंतःक्रिया द्वारा अर्थात किसी और अन्य व्यक्ति की वहां पर सहभागिता का होना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ज्ञान निर्माण सह निर्माण अर्थात साथ में निर्माण होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने सामीप्य विकास का क्षेत्र इस प्रकार से बताया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रचनावादी प्रतिमान के अंतर्गत बालक, इसके अंतर्गत हमने देखा कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और इसमें कहा कि वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचार का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या शिक्षक द्वारा उसको नहीं बताया जाता। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि वर्तमान ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, नए विचार का निर्माण करते हैं। लेकिन परंपरावादियों का कथन है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं नहीं करते, बल्कि शिक्षक द्वारा उन्हें ज्ञान दिया जाता है, तभी उनके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंपरावादियों का यह कथन है। लेकिन जो ये रचनावादी है वो इस कथन को नकारते हैं और वह कहते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें किसी दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बालक के अंदर पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसा रचनावादी लोगों का कहना है या रचनावादी विद्वानों का कहना है। इस प्रकार यह हो गया आपका प्रस्तावना। अब अर्थ की ओर चलते हैं। आइए, रचनावादी प्रतिमान का अर्थ या समझते हैं रचनावाद का अर्थ। तो जानते हैं रचनावादी शब्द अंग्रेजी के कंस्ट्रक्टिविज्म से बना है, कंस्ट्रक्टिविज्म से बना है, जिसका अर्थ है निर्मितवाद, रचनावाद या रचनात्मकतावाद आदि। कहने का तात्पर्य है कि यह अंग्रेजी के कंस्ट्रक्टिविज्म से बना है, जिसका अर्थ है निर्मितवाद, रचनावाद, रचनात्मकतावाद। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये अंग्रेजी के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्मित अर्थात निर्माण करना, रचना अर्थात बनाना, और रचनात्मकतावाद एक प्रकार से क्रिएटिविटी अर्थात सृजनशीलता आदि से इनसे जाना जाता है। आइए फिर एक और शब्द है कंस्ट्रक्टिविज्म। शब्द अंग्रेजी के कंस्ट्रक्ट शब्द से बना है। कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द अंग्रेजी के कंस्ट्रक्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, रचना करना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रचनावाद का अर्थ है निर्माण करना या
बनाना या रचनाकर्ता। इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के आधार पर। अक्सर करके क्या होता है, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है, तो पढ़ाने के दौरान बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान के आधार पर, वर्तमान ज्ञान के आधार पर वह क्या करता है, नए ज्ञान को ग्रहण करता है। आप देखे होंगे वाद विवाद विधि के अंतर्गत क्या होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करता है, नए ज्ञान को प्राप्त करता है। अंताक्षरी विधि और बहुत से ऐसे चर्चा परिचर्चा, बहुत सारे ऐसे विधियों के माध्यम से बालक पूर्व ज्ञान वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करता है। यही रचनावाद कहलाता है। आइए हम परिभाषा की ओर चलते हैं। आइए हम परिभाषा की ओर चलते हैं। रचनावाद की परिभाषा, रचनावाद की परिभाषा क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एनसीएफ 2005 ने कहा है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं। अब एनसीएफ ने कहा है कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से अर्थात उत्सुकतावश पूर्व प्रचलित विचार अर्थात पूर्व प्रचलित ज्ञान है ना में उपलब्ध सामग्री अर्थात अनेक प्रकार की गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान का निर्माण करते हैं। बालक के अंदर पूर्व ज्ञान है, पूर्व विचार है और अनेक प्रकार की गतिविधियों, हम उस गतिविधियों में भाग लेकर के अपने लिए ज्ञान का निर्माण करते हैं, वही रचनावाद कहलाता है। ठीक है, एनसीएफ ने स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं रोहित धनकर महोदय ने क्या कहा है। रोहित धनकर, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं अवधारणा व समझ के आधार पर। अब इन्होंने कहा है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और वह कैसे करते हैं, वह अवधारणा और समझ के आधार पर कि उस प्रक्रिया को वह कैसे समझ रहा है। अर्थात कोई भी शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उनसे संबंधित एक अवधारणा बनता है ना, अवधारणा बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है, समझ बनता है ना। तो उनके आधार पर बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार रोहित धनकर महोदय ने कहा है। आइए इसके भारद्वाज अर्थात मेरे द्वारा जो विचार दिया गया है वो इस प्रकार है, किसी प्रक्रिया को पूर्व व वर्तमान ज्ञान के आधार पर बनाना, रचना करना रचनावाद कहलाता है। मान लीजिए कोई भी प्रक्रिया है ना, कोई भी प्रक्रिया है। मान लीजिए यहाँ से मुझे शक्ति जाना है, मुझे पता है, मुझे ज्ञान भी है ना, मैं पहले भी आ चुका हूँ, जा चुका हूँ। तो पूर्व व वर्तमान ज्ञान के आधार पर बनाना या रचना करना ही रचनावाद कहलाता है। अर्थात मुझे पहले से पता है, मुझे शक्ति जाना है, आ जा चुका हूँ, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं पता है, तो मैं पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान अभी जो मेरे माइंड में चल रहा है उस ज्ञान के आधार पर मैं वहां जा सकता हूँ, तो वही कहलाता है रचनावाद। ठीक उसी प्रकार बालक भी अपने पूर्व और वर्तमान ज्ञान के आधार पर है ना, वह किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी पाठ को, किसी भी प्रश्न को क्या करता है, हल करता है, उसको बनाता है, वही कहलाता है रचनावाद। ठीक उसी प्रकार अगर देखें तो हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के क्या कर, अभी दुर्गा उत्सव हो रहा है, तो दुर्गा उत्सव जो दुर्गा मूर्ति निर्माण किया जाता है तो वह किस आधार पर किया जाता है, क्या उनको पहले से पता होता है? नहीं, वह पूर्व ज्ञान रखता है और वर्तमान ज्ञान दोनों के कंबाइन अर्थात मिश्रण से वह उस दुर्गा की प्रतिमा को बना पाता है, वही कहलाएगा वहां पर दुर्गा प्रतिमा का रचना, दुर्गा प्रतिमा की रचना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक कक्षा में या कक्षा के बाहर अनेक प्रकार की गतिविधियों को पूर्व और वर्तमान ज्ञान के माध्यम से पूरा करते हैं। पूरा करने के साथ साथ वह ज्ञान का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, बनाते हैं, न कि कोई बाहरी व्यक्ति उसको बताता है न समझाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं
कि रचनावाद के द्वारा बालक को कोई दूसरा व्यक्ति समझाता नहीं, बल्कि बालक के अंदर जो ज्ञान है उनके माध्यम से वह नए विचारों को क्या करता है, ग्रहण करता है। यह हो गया रचनावाद की परिभाषा। आइए जानते हैं रचनावाद की विशेषताएं। आइए जानते हैं रचनावाद की विशेषताएं कि रचनावाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक वाद है, प्रत्येक इस संसार में प्राणी है, उन सब की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। ठीक उसी प्रकार रचनावाद की भी विशेषताएं हैं। तो रचनावाद में पहली विशेषता यह है कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान के निर्माता है। तो इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि विद्यार्थी है वह ज्ञान के निर्माता स्वयं है, वह ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वयं वह कुछ कार्य करते हुए, किसी प्रकरण को समझते हुए या शिक्षक द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है तो उसको सुन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वह किसी दूसरे व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति के द्वारा वह ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि वह ज्ञान स्वयं निर्माण करता है। नेक्स्ट आइए छात्र सक्रियता। तो रचनावाद जो प्रक्रिया है उनके अंदर छात्र बहुत सक्रिय होते हैं, है ना। और जितनी ज़्यादा हम सक्रियता निभाएंगे उतनी ज़्यादा हम ज्ञान को ग्रहण करेंगे और सक्रिय रूप से हम सहभागिता निभाएंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान का निर्माण छात्र सक्रियता रचनावाद में ज़्यादातर दिखाई देती है। चाहे हम वाद विवाद में देखें या अभिक्रमित अनुदेशन में देखें या अन्य प्रकार की जो गतिविधियां कक्षा में कराई जाती है या शिक्षक द्वारा कक्षा के अंदर बाहर जो भी गतिविधियां कराई जाती है उनमें क्या होता है, छात्र ज़्यादा सक्रिय होते हैं, है ना, और उसके अनुसार ज्ञान का निर्माण करते हैं। पिछले साल हमने एक गतिविधि कराई थी, उनका नाम है संप्रेषण। तो संप्रेषण गतिविधि में सारे बच्चे कितने सहभागिता से, कितने सक्रिय रूप से उसमें भाग लिए और अपनी टीम को जिताने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए। तो इस प्रकार से सक्रिय भागीदारी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आइए अंतःक्रियात्मक अधिगम। इसमें कहा गया है अंतःक्रियात्मक, अंतःक्रिया अर्थात बातचीत, ठीक है, और अधिगम अर्थात सीखना। कहने का तात्पर्य है कि यह जो रचनावाद के अंतर्गत बालक आपस में बातचीत करके, चाहे वह शिक्षक छात्र भी हो सकते हैं या छात्र छात्री हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शिक्षक छात्र की बात करेंगे। कक्षा में शिक्षक और छात्र आपस में बातचीत करके सहयोगी ढंग से हम अधिगम को सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं और बालक उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि आपस में चर्चा परिचर्चा बातचीत, है ना, करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए शिक्षक की अप्रत्यक्ष भूमिका। अब यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक की अप्रत्यक्ष, लेकिन यहाँ पर शिक्षक की भूमिका होती है लेकिन पूर्ण रूप से न होकर के कुछ कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक होता है वह सहयोगी के रूप में, भागीदार के रूप में उनको अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देता रहता है, बीच बीच में सहयोग देता रहता है ताकि मुद्दे से बालक न भटके और उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो इसलिए शिक्षक की भूमिका अप्रत्यक्ष होती है, कम होती है, लेकिन होती है। नेक्स्ट आइए सहयोगी अधिगम। अब यहाँ पर कहा गया है सहयोगी अधिगम, बालक आपस में बातचीत करके या एक बालक दूसरे बालक से बातचीत करके वह उस ज्ञान को सीख सकता है, ग्रहण कर सकता है। जिस प्रकार बालक घर में कुछ खिलौने, मिट्टी के बर्तन इत्यादि को बनाते बनाते अर्थात बातचीत करते करते बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ सीख जाता है। ठीक उसी प्रकार कक्षा के अंतर्गत या कक्षा के अंदर बालक आपस में चर्चा करके, एक बालक दूसरे बालक आपस में बातचीत करके क्या कर सकता है, वह अधिक से अधिक सीख सकता है और ज्ञान को बढ़ा सकता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट आइए अधिगम की जांच। अब यहाँ जो बालक सीखा है अर्थात रचनावाद प्रक्रिया के अंतर्गत बालक ने जो सीखा है ना, उस कितना सीखा है उसकी जांच कर सकता है ना, और यह एक प्रकार से अंतर्मुखी हो सकता है। हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से पाएंगे कि हम कितना जानते हैं, कितना
कितना सीखे हैं, कितना ज्ञान ग्रहण किए हैं, वह अपने आप अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। तो इस प्रकार रचनावाद प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी अधिगम की जांच कर सकता है। नेक्स्ट आइए, छात्र स्वतंत्रता। छात्र स्वतंत्रता इसलिए है क्योंकि यहाँ शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं। अर्थात जो रचनावाद की जो प्रक्रिया है, इसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य को बनाते हैं, रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। चाहे गणित हो या विज्ञान से संबंधित हो या चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, जो भी निर्माण करते हैं, जो भी रचना करते हैं, जो भी बनाते हैं, उसमें छात्रों को विशेष स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसमें छात्रों को विशेष दबाव देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आइए, 8वां, यह लचीली प्रणाली है। अब यहाँ पर कहा गया लचीली प्रणाली है। अब लचीली प्रणाली होगी ही होगी क्योंकि इसमें छात्र को विशेष स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है और साथ ही साथ जो प्रक्रिया होती है वह सरल होती है, सरल होती है। अर्थात सरल से हम कठिन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह जो प्रणाली है वह लचीली है, अर्थात रचनावाद लचीली है। तो इस प्रकार यह इनकी विशेषता है, अर्थात कमजोर से कमजोर बालक इस लचीली प्रणाली के अंतर्गत, है ना, वह सीख सकता है। छोटे बालक के लिए भी वही, बड़े बालक के लिए भी वही, और जो कमजोर बालक है उनके लिए भी वही। इस प्रकार की लचीली प्रणाली है, सबके लिए एक समान है। तो यह हो गया आपका रचनावाद की विशेषताएं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं रचनावादी उपागम के लाभ, कि रचनावादी उपागम के क्या क्या लाभ है, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले रचनावादी उपागम वह है मनोरंजक विधि। अर्थात रचनावादी जो उपागम है, एक प्रकार से देखा जाए तो यह मनोरंजक विधि है। बच्चे खेलते खेलते, हंसते गाते हुए क्या करते हैं, इसमें रचना करते हैं, अर्थात निर्माण करते हैं, अर्थात कुछ बनाते हैं। जैसे कुछ वस्तु बनाने के लिए दे दी जाए तो वह क्या करते हैं, मस्त उसमें मनोरंजक ढंग से क्या करते हैं, बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह मनोरंजक विधि है। इससे यह एक लाभ हो गया। दूसरा लाभ सक्रिय अधिगम। इसके अंतर्गत हमने जाना कि जो रचनावादी प्रक्रिया है, एक प्रकार से देखा जाए तो वह छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अर्थात हर एक पहलुओं पर वह सक्रिय होकर के भाग लेते हैं और ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए यह सक्रिय अधिगम अर्थात सीखने का एक अच्छा माध्यम है रचनावादी। ठीक है। नेक्स्ट आइए, जिज्ञासा का समाधान। बालक के अंतर्गत अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है ना। यह भौतिक संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और समस्याओं को हल करने में बच्चों को क्या होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होता है। यहाँ पर कहा है जिज्ञासा का समाधान, अर्थात समस्या का समाधान। अर्थात कह सकते हैं कि जो समस्या है उनका समाधान करने में अनेक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा जब शांत हो जाती है तो बच्चे बहुत ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, स्थायी अधिगम। रचनावाद के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कुछ भी कार्य दे दिया जाता है, कुछ भी करने के लिए दे दिया जाता है तो वह स्थायी अधिगम होता है ना। वह क्षणिक नहीं होता है, वह जो ज्ञान होता है वह स्थायी हो जाता है और हम स्थायी रूप से उसको सीख जाते हैं, हम उस प्रक्रिया को समझ जाते हैं। जैसे हम गणित को ही ले लेते हैं, गणित जैसे ही हम सीखते हैं, बनाते हैं, तो बार बार बनाने से या एक ही बार बनाने से हम उस प्रक्रिया को समझ जाते हैं कि किस प्रकार वह गणित बना, किस प्रकार यह बन रहा है, और वह क्या हो जाता है, स्थायी ढंग से हम उसको सीख जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, मनोवैज्ञानिक विधि। रचनावादी अधिगम को शिक्षाविदों ने कहा है कि यह एक ऐसी एक प्रकार से विधि है जिसके द्वारा बालक को पर्याप्त समय मिलता है, पर्याप्त अवसर मिलता है अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को उस प्रक्रिया से जोड़ने के लिए, अपने आप को पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकरणों को समझने के लिए, है ना। तो मनोवैज्ञानिक विधि इस प्रकार से माना है ना। और बच्चे इसमें जरा से भी मतलब
इधर उधर नहीं होते और बच्चों को हित में ध्यान में रखकर इस विधि का प्रचलन हुआ। आइए नेक्स्ट जानते हैं सामाजिक गुणों का विकास। इसके पहले हमने जाना कि बालक आपस में बातचीत करके किसी भी प्रक्रिया को हल करते हैं, है ना। तो बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे चर्चा परिचर्चा से, वाद विवाद से, समस्या समाधान विधि से, अर्थात आपस में बातचीत करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, यह हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको करेंगे तो ऐसा होगा। इस प्रकार आपस में बातचीत करने से अपने ही लोगों के अंदर अर्थात बच्चों के अंतर्गत एक प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होता है कि यह मेरा मित्र है, यह मेरा दोस्त है, इस प्रकार के गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट आई तर्क चिंतन व समस्या समाधान पर बल। ये रचनावादी उपागम के एक और लाभ है कि बालक इसमें अधिक से अधिक तर्क करते हैं, अधिक से अधिक चिंतन करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। कोई भी समस्या है उनका समाधान करते हैं, है ना। नेक्स्ट आइए व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर। अब कक्षा में बहुत सारे बालक हैं जो कमजोर है, होशियार है, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इस जो रचनावाद विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आदर किया जाता है। मान लीजिए कोई बालक किसी प्रक्रिया को समझने में कठिनाई हो रही है, तो उस बालक को बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं ताकि वह उस प्रक्रिया को समझ सके। इसलिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आदर किया जाता है। कमजोर बालक है तो उस पर डांट फटकारा नहीं जाता, बल्कि उनका आदर सम्मान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए विद्यार्थी की केंद्रीय स्थिति। अब रचनावाद के अंतर्गत कोई भी पाठ, कोई भी प्रकरण, कोई भी गणित या कोई भी समस्या है ना, उनको सुलझाने में उनकी केंद्रीय स्थिति क्या रही है, वह कितना उस प्रक्रिया को समझा है, कितना जानता, कितना ज्ञान ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से उसकी केंद्रीय स्थिति का पता चलता है कि विद्यार्थी की मूल स्थिति क्या है, पहले क्या था अब क्या है, इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट आइए ज्ञान का स्थानांतरण। अब यहाँ पर कहा गया है ज्ञान का स्थानांतरण। हमने पहले ही कहा कि बालक रचनावाद के अंतर्गत पूर्व और वर्तमान ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो है ना, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पहले जो स्थिति थी वह दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, ज्ञान का स्थानांतरण हो जाएगा। अर्थात जो पहले हमारा ज्ञान था और जो नए ज्ञान है ना, तो पहले ज्ञान की अपेक्षा नए ज्ञान ज्यादा स्थानांतरण होगा, अर्थात बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के आधार पर हम नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, यह हो गया आपके रचनावादी उपागम के लाभ। आइए नेक्स्ट है, आइए जानते हैं रचनावादी उपागम की सीमाएं, अर्थात किस सीमा तक यह सही नहीं है। आइए जानते हैं। तो पहला, पाठ्यक्रम को पूर्ण कर पाना कठिन। तो इसमें पाठ्यक्रम को पूर्ण कर पाना कठिन, जो रचनावादी जो कार्यक्रम होता है उसमें समय अधिक लगता है। समय अधिक लगने के कारण हम पूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए यह एक दोष है। दूसरा है समय की बर्बादी। अब समय की बर्बादी इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत से इसमें कमजोर छात्र होते हैं, तो कमजोर छात्र को अधिक बार मौका दिया जाता है। मौका देने से जो होशियार छात्र होते हैं वह वहीं पर रुक जाते हैं और इससे क्या होता है, समय की बर्बादी होता है। अर्थात हम सभी छात्रों को लेकर के चलते हैं, है ना, इसमें अधिक समय लगता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस विधि के अंतर्गत हम दिन में केवल हम 1-2 विषय को ही पढ़ा सकते हैं रचनावादी पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जबकि हमारे पास तो 6 विषय है तो हम 6 को पूरा नहीं कर पा सकते, नहीं करा सकते, इसलिए यहाँ पर समय की बर्बादी होती है। नेक्स्ट आइए शिक्षक की उदासीनता।